फरीद पराचा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि मौजू एक हमागीर है और आपका मैं शुक्रगुजार भी हूं कि आपने, मैं पहले तो इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि मजहबी जमातें नाकाम हुई हैं और मैं दलील से बात करूंगा, लेकिन सवाल तो असल में ये है कि क्या लोग जमातों को वोट देते हैं? ठीक, अगर आप अपने इंतखाबात के सारे अमल पर गौर कर लें, और जब से इंतखाबात हो रहे हैं तो शहरी इलाकों को छोड़कर जमातों को वोट ही नहीं मिलते, वोट शख्सियात को मिलते हैं। वही लुटेरे हैं, वहां जागीरदार हैं, कहीं चौधरी है, कहीं मलक है, कहीं सरदार है। वो एक वक्त में पीपल्स पार्टी की जरूरत होता है, दूसरे वक्त में मुस्लिम लीग नून की जरूरत होता है। बगैर किरदार देखे हुए कि उसका किरदार क्या है, रस्सागीर है, उसने लोगों की बेटियां उठाई हैं, उसने क्या करप्शन की है, उसको बगैर उनको टिकटें दी जाती हैं। ये काम अगर हम भी करें, जमात इस्लामी भी करे, तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। कोई और ना कोई मंशूर की बात है, ना कोई लीडरशिप की बात है, ना कोई इनके नामे आमाल के अंदर कोई चीज है कि जिसको ये बता सके कि 4-4 मरतबा बरसरे इख्तिदार रहने वालों ने इस मुल्क को क्या दिया है। लेकिन इसके बावजूद लोग जौक दर जौक इन्हें वोट देते हैं। मैं उनको नहीं देते, मैं यही बात आपसे कर रहा हूं, ये पार्टियों को नहीं वोट मिलते। ये वहां पर ये हमारा जो निजाम इंतखाबात है, जिसमें एक जगह पर कोई जागीरदार बैठा है, नस्ल से उसने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, कलाशन कोफे उनके पास होती हैं, पिजारो गाड़ियां उनके पास होती हैं, पुलिस और थाना उनके पास होता है, लोगों को दबा के रखते हैं। दूसरी बात, जहां तक किरदार और कोलोफेल की तजाद है, बाकी मैं बात करूंगा बाद में जी, यानी ये है कि जी ये जो कोलोफेल की तजाद की बात है, बड़े आराम से कर दी है हमारे भाई ने। यानी कोई जो फहरिस्तें यहां पे छपी हैं और आई हैं NRO वालों की, उसमें किसी मजहबी जमात के आदमी का नाम है? ये जिन्होंने 1 खरब 65 अरब रुपया इस मुल्क का लूटा है, क्या उसमें किसी मजहबी जमात के आदमी का नाम है? जिन्होंने इस मुल्क की, ठीक है, बहुत अहम बात, एक सेकंड, आप एक बिल्कुल इसी बात को, रजा साहब, NRO में जो लिस्टें छपी हैं, किसी एक मजहबी जमात के आदमी का नाम है? जी, बहुत से अफराद का नाम है। अगर आप ये कहें तो फिर मैं पेश भी कर दूंगा इनको। क्या वो सारे मुसलमान नहीं है? क्या वो मजहब से ताल्लुक नहीं है? नहीं, उनका पॉइंट देखिए, उनका पॉइंट क्या है? उनका पॉइंट ये है, अगर MKM की बात करेंगे, MKM में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी करप्शन के केसेस MKM की बात इस वक्त नहीं हो रही। MKM में पे कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा। उनका पॉइंट, दलील है, उनकी दलील यह है कि NRO के तहत जी जो मैं क्या कहूं, हल्का मुशर्रफ इस्लाम जो नहीं, वो इस्लाम क्या बल्कि जो बरी हो गए, पाक हो गए जी, जो पाक हो गए, उनके अंदर जमात इस्लामी, फजलुर रहमान ग्रुप, या हमारी दीनी जमातें, कोई एक नाम बता दें? नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है ना? कोई नहीं है। ताहिर साहब, तफसील से बात आपसे करूंगा और आपके लिए रिकॉर्डेड है। ताहिर साहब, खुदा करे नहीं चले, ये कर लेंगे ताज साहब, लेकिन मैं बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं। नहीं चले, ताज साहब कह रहे हैं उनके पास नाम, सेनेटर साहब ये फरमा रहे हैं कि बात मुकम्मल कर लूं। ठीक है, ताज साहब को हक हासिल है, इनको हक हासिल है। देखें ना जी, यहाँ प्लाट लिए गए, क्या प्लाट लेने वालों में हमारा कोई नाम है? मैं अपनी बात करता हूं, जमात इस्लामी यहाँ जो है वो कर्जे लिए गए, कर्जे माफ करवाए गए, यहाँ उसके अंदर कहीं हमारा नाम है? कोई करप्शन की बात है? अच्छा। इसी शहर लाहौर कराची के अंदर नेमतुल्लाह खान यहाँ के मेयर नाज़म रहे, क्या उन्होंने यहाँ कोई करप्शन की या डेवलपमेंट की? बात यह है कि ये चीजें, हम बात करें इनकी बात दुरुस्त, इनकी बात सोलह दुरुस्त, इन सारी बातों के बावजूद इनको आवाम ने मुस्तरद किया। चले, वो तो मैं बता सकता हूं। नहीं, बात ये तमाम बातें दुरुस्त होने के बाद ये हकायक है जो बता रहे हैं, ये हकायक की बात दुरुस्त। लेकिन आपका इल्जाम, मेरी बात सुन, मेरा सवाल ये, आपका इल्जाम ये था कि इन मजहबी दीनी जमातों के, सियासी जमातों के कौलो फेल में तजाद होता है, गुफ्तार और किरदार में हम आहंगी नहीं होती। बिल्कुल होती है। आप दोनों अफराद ने यह बात कही कि NRO में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसके किरदार को मशकूक निगाह से देखा जा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, यही बात रहेगी जारी। हम बात कर रहे हैं कि लोग मजहबी जमातों को वोट क्यों नहीं देते। आएंगे और फरीद पराचा साहब के सामने सवाल रखेंगे कि ठीक है, कोई किरदार की चादर पर कोई धब्बा नहीं है, फिर भी लोग मजहबी जमातों को
वोट क्यों नहीं देते? आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आगाज में एक बार फिर खुश आमदेद। मौजू आज का कि लोग हमारे यहाँ के मजहबी सियासी जमातों को वोट क्यों नहीं देते। 1970 से 2008 तक जो इंतखाबी नताइज सामने आए, उसकी रोशनी में हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ, ANP वगैरह वगैरह इन जमातों को तो वोट दिए, लेकिन कभी भी किसी भी मजहबी जमात को भरपूर अंदाज में कामयाबी से नहीं नवाजा। पराचा साहब, ये बात तो आपका की दलील ये आई और बड़ी ताकतवर दलील आई, और आपने ये बताया कि बाकिरदार लोग हैं मजहबी सियासी जमातों में। NRO जो एक ताज़ा एक शोशा आया है सामने, उसमें कहीं नाम नहीं है। NRO को हटा दीजिए, ठीक है। मजहबी सियासी जितने रहनुमा हैं, जितने अकाबिर हैं हमारे, जितने MNAs MPs के लिए खड़े होते हैं, वो सब बाकिरदार होते हैं, नमाजी होते हैं, परहेजगार होते हैं। क्या हमारे सिस्टम में कोई खराबी कि वो नमाज या ये माशरा नेक होना ही नहीं चाहता? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। लोग तो फिर वोट क्यों नहीं मिलते? लोग किरदार को, सलाहियत को, दयानत को, इसको अहमियत देते हैं और देनी चाहिए। यानी मुआशरा अगर इस बात से ही खाली हो जाए कि वो लोग दयानतदारी की कदर ही न करें, तो वो तो बहरहाल एक सवाल होगा। लेकिन ये कि यहाँ इंतखाब नहीं होते, इंतखाब हाईजैक होता है। अगर इंतखाब सही तो एक हल्के के अंदर 2-2 करोड़ रुपए लगते हैं, और ये कम अज कम मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आता। हम गरीब लोग हैं, हम मुतवस्सित तबके के लोग हैं, हम उसमें करोड़ों रुपए नहीं खर्च कर सकते। फिर इसके बाद दूसरा सबब वही जो मैंने आपको कहा कि पूरा इलेक्शन बंदूकें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए जाते हैं। ताज हैदर साहब, बंदूकें इस्तेमाल होती हैं, पोलिंग स्टेशन पे कब्जे किए जाते हैं, 2-2 करोड़ रुपए लगते हैं इंतखाबी मुहिम में। उसके बाद पीपल्स पार्टी, नून, काफ, ANP जो बड़ी जमातें हैं वो आ जाती हैं। तो क्या आप इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात से? नहीं, पहले NRO, पहले NRO। अच्छा, तो NRO में कोई नाम तो से इनका नहीं, कोई नाम की बात नहीं हो रही। NRO है क्या? NRO सियासी इंतकाम और जो मुंतखब सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें, उनकी क़यादत को रोकने का के लिए जो झूठे केस बनाए गए थे, ठीक, NRO का एसेंस वो है, ठीक है, कि आपने झूठे केस बनाए थे और 10 साल आप अदालतों में झक मारते रहे, आप एक केस साबित नहीं कर सके। इस वक्त भी जो आपने इतना हंगामा उठाया कि जी NRO के से फायदा हासिल करने वाले और ये वो सिर्फ एक सियासी जमात के लोग हैं जो अदालतों में खड़े हुए हैं और बरी हो रहे हैं। ये आप चीज़ों को रखिए, ये सिर्फ सियासी इंतकाम और झूठे केस बनाए गए थे, और सियासी इंतकाम और झूठे केस बनाने वालों में देखो अनियत ये नहीं चाहिए। अच्छा, आप नहीं, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं, आपकी बात दुरुस्त है। ये जो आप उंगली उठा देते हैं ना, गलत क्रीज में मैं खड़ा हूं, उंगली उठा देते नहीं, मेरा सिर्फ ये जो है ना, मैं ये कह रहा हूं कि उन झूठे केस को बनाने वालों में एस्टेब्लिशमेंट और मजहबी जमातें साथ साथ थी, तो इनके ऊपर कैसे केस बनेगा? अच्छा, मजहबी जमातें साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से साथ रही और इसलिए इनको वोट नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हकीकतों से इनकार। हजरत मौलाना असद थानवी साहब अभी बैठे फरमा रहे हैं कि एथनिक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चारों सूबों और गिलगित मुल्क तकसीम शुदा है एथनिक बुनियादों पे। हाँ, नहीं, वो आपने जवाब सुन लिया, मुल्क तकसीम शुदा है एथनिक बुनियादों पे। ये कहा ना आपने, लेकिन मैंने ये नहीं कहा पीपल्स पार्टी को नहीं कहा। आपने पीपल्स पार्टी को सिंध की जमात का नहीं, मैंने ये कहा सिंध में PP मेजोरिटी लेती है, पंजाब में नवाज शरीफ मेजोरिटी लेते हैं, सरहद में ANC मेजोरिटी लेती है, उर्दू स्पीकिंग हलकों में MCM मेजोरिटी लेती है। करते हुए जब आप सिंध को, आप PP को सिंध की जमात कहते हैं। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे, ये मुल्क की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था PP वाले कहते हैं हम सिंध कार्ड इस्तेमाल करेंगे। जी जी, वो ये फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम सिम कार्ड इस्तेमाल करेंगे। हम नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, हमारा मौजूद नहीं ऐसे नहीं। लेकिन सीधी बात हो रही है कि जी पठान वहां पे और पंजाबी वहां पे, और उसके बाद ये हो रहा है कि सिंध में PPP। अब मेरे अर्ज करने का ये है, और हकीकत को जरा देख लीजिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चारों सूबों में PPP की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर PPP की हुकूमत है, और जो
मरकज है, उसके अंदर पीपीपी की हुकूमत है, तो ये सारा आर्गुमेंट जो है ना ये खत्म हो जाता है। और मुझे पता है कि क्या गोभी सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी इस मुल्क की। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पता है कि क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एथनिक जमात और इस वक्त भी यही। ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल, आप सक्खर के रहने वाले, नहीं पहले जवाब दूंगा, मैं तो बहुत तैयारी करके आया। जी फरमाइए। सक्खर के रहने वाले हैं, आप कहते हैं सक्खर से कौन जीता है? खुर्शीद शाह जीते हैं। खुर्शीद शाह वडेरे, बताइए आप। खुर्शीद अब हैं वो मीटर रीडर थे, अभी उनके जी मीटर रीडर थे, वो मीटर रीडर की हैसियत से जीते थे। अभी उनके असासे देख लें ना क्या है। नहीं वो जागीरदारों को मात कर रहे हैं ना, वो अभी आपका एमएनए जो है वो जागीरदारों को मात कर रहा है। मीटर रीडर की हैसियत से जीते, ठीक, और वही नहीं जीते। जब पाकिस्तान आपने फरमाया कि वो मीटर रीडर की हैसियत से जीते। जी, अच्छा, क्या वो मीटर रीडर की हैसियत से जीते? वो तो 35 साल पहले की बात है। आज तो वडीरों को, आज तो वो जमीनों के और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अरबों रुपए का असासे। खुर्शीद शाह को आप एक दलील बना रहे हैं आप, और खुर्शीद शाह इस मुल्क के वजीर बने और आज उनका शुमार चंद रऊसा में होने लगा है। अरबपति लोगों में होता है, अरबपति लोगों में हो रहा है। तो एक मीटर रीडर अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरीद फराचा साहब की बात दुरुस्त है कि 2-2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इंतखाबात में। वो इस पोजीशन में है, वो खर्च करते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं। ज्यादा है ये रकम। ठीक है, मैं आपसे अर्ज 2 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं। आप अगर इल्जामात ऐसे लगाते हैं कि जिनको किसी अदालत के अंदर आप साबित नहीं कर सकते, तो आपसे बहुतान और तहमत लगेगी। अच्छा, और ये जो है ना, मसला ये है कि हकीकत को तस्लीम न करना। ये तस्लीम न करना कि 1971-70 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के कैंडिडेट खड़े करके सारे जागीरदारों को और इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हराया था। हाँ। उसके बाद भी ये कहना कि लोग जागीरदारों को वोट देते या 2-2 करोड़ रुपए खर्च होते। जनाब, फंड्स मैं डील करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुझे पता है कितने खर्च होते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें ये तो ये प्रोपेगेंडा करना। ये 70 को 40 साल गुजर गए हैं। आप समझते हैं कि आप चैनल्स पे इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह कर लेंगे कि 1970 में लोअर मिडिल क्लास की क़यादत आई वगैरह वगैरह पीपल्स पार्टी में, और पीपल्स पार्टी की तारीख क्या है वो भी हमने पढ़ी है, हम सब इससे वाकिफ हैं। लेकिन कैसे मुबश्शिर हसन कैसे अलग हुए और वगैरह वगैरह कैसे अलग हुए, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं। मैं कैसे बैठा हूं आज ये फरमाइए आप। नहीं, आप इसलिए कि आपका एक ताल्लुक, आप एक बाकिरदार आदमी हैं, आप एक कमिटेड आदमी हैं, आपने एक कन्विक्शन के साथ पीपल्स पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। हमारा मौजू ये नहीं है। हमारा मौजू ये है कि आप ये फरमाते हैं हैदर साहब कि पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमातें कामयाब क्यों नहीं होती। अच्छा, अब आपका एक इल्मी सतह का प्रोग्राम होता है और मैं जी उस पे आइए। ये जो तोहमत और बहुतान जो के आते रहते हैं उनका जरा सा जवाब दिया, अब मैं इस पे आता हूँ। 2 रुझान दुनिया इस्लाम में रहे जी, और एक है और दुनिया इस्लाम आप समझें कि इस्तेमार की गुलाम रही और बड़ी पिछली सदी के अंदर, उससे पिछली सदी के अंदर जी। और ये एक शिद्दत के साथ लोगों का जज्बा रहा कि भाई हम क्यों गुलाम रहे, हम आज़ाद हों और एक इज्जतदार हम, यानी पूरे ममालिक इस्लामिया तुर्की के अलावा वो गुलाम इस्तेमार के। ठीक, 2 रुझानात आपकी नजर आते हैं, एक है मुस्लिम कौम परस्ती का और एक है मुस्लिम इंतहा पसंदी का। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे से मुखालिफ सिमत के अंदर है। ठीक, एक रुझान ये है कि हम जदीद उलूम हासिल करके और जो जदीद रुझानात पाए जाते हैं उनको हासिल करके हम अपनी मुकाम बना सकते हैं दुनिया। बहुत अच्छी बात किया। दूसरा यह है कि हम पीछे की तरफ जाके, वापस जाके और वही पुराने सिस्टम पे जाके हम वो कर सकते हैं, और ये 2 मुख्तलिफ नजरियात रहे और दोनों का एहतराम है। 1857 की जंग आज़ादी में शायद आप देखें कि वो, मैं समझता हूँ कि एक नुक्ता है कि जहाँ मुस्लिम इंतहा पसंदी आगे बढ़ी और उसने जिहाद किया और उसका नतीजा आपने देख लिया, और उसके बाद एक निशात सानिया दौर शुरू होती है जिसमें सैयद अहमद खां और ये तमाम लोग जो हैं वो जदीद उलूम की तड़प लेके वो आगे आ रहे हैं। ठीक, अब एक जो चीज़ है वो ये कि सेकुलर तरीके से सियासी माहौल बन रहा है। ठीक, कांग्रेस है वहाँ पे, कांग्रेस वो वाली गोखले की और तिलक की, और साथ में जिना है 1916 के अंदर एक पैक्ट होता है। उसके फौरन बाद आप देखते हैं, अच्छा वो चीज़ आती है फिर जमीयत उलमाए हिंद का जहाद है, हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब क़िबला जो इमामुल हिंद कहलाए और जिन्होंने के साम्राज्य के खिलाफ उठाए और बड़ी कुर्बानियां दी और बड़ी रोशन तारीख है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद एक
मूव करती है कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ मिलने की कोशिश करती है। ठीक। और मौलाना मोहम्मद अली साहब को जमीयत उलमाए हिंद का सरबराह बनाया जाता है। ठीक है। और वहाँ उलमा तकसीम होते हैं। ये बड़ा क्रूशल मसला है कि जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया अच्छी तरह तारीख में। महमूदुल हसन और उनके दोस्त उबैदुल्लाह सिंधी वगैरह वो सब वतन के बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे वो रंग साम्राज्य दुश्मनी के बजाय साम्राज्य दोस्ती का आ जाता है। ठीक है। साथ ही तहरीक खिलाफत है और जिन्होंने उसको कहा मैड रिलीजियस फ्रेंजी। ठीक। गांधी दौड़ के जमा हो गए। अच्छा, और उसमें मिल्लत तकसीम हुई है। ठीक है। कि कमाल अतातुर्क वहाँ मिल्लत के हीरो के तौर पे उभर रहे हैं और यहाँ पे वो खिलाफत को लेकर। ठीक है। ये जो दो नजरियात, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने बहुत उम्दा बात उठाई। इसका खुलासा अगर मैं कर दूं और फिर मैं सवाल यहाँ करूंगा, एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं कि जो अहद का शऊर होता है और एक जदीदियत जो होती है उसके साथ चलने वालों का ग्रुप अलग हो गया और जो रेडिकल माइंडेड लोग हैं वो अलग हो गए। फिर जब हम यहाँ मुल्क में पहुंचते हैं और आपने कहा 97% मुसलमान हैं, हम पे जब कुफ्र के फतवे लगे, भुट्टो ने एक ही दलील दी, पाकिस्तान में मजहब की जंग नहीं है, यहाँ एक मजहब के लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसको लेंगे और ये आपकी बात का एक और एंगल ये भी है, बहुत उम्दा बात आपने की कि हमारी मजहबी जमातें हैं वो रेडिकल हैं। हमारी मजहबी जमातें, उनमें जो खुशबू है वो हम्मास की नहीं आती, वो तैयब अर्दगान की नहीं आती, उनमें इख्वानुल मुस्लिमीन की आती है। अहद के साथ नहीं चलते। अगर उनमें अहद का शऊर हो, लोग मुझे समझें। तालिबान कहां से निकला है? तालिबान फिर निकल आते हैं वहां से।